नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 18 सितंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, क्या देखो सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो पूरा मतलब इकोनॉमी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग भी है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टी इंडस्ट्री से संबंधित है। मतलब देखो हमारे देश की जो टी इंडस्ट्री है ना, ग्लोबल स्टेज पे अपनी पहचान उतनी नहीं बना सकी। हमारे ब्रांड्स ही नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हों, और अभी टी इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस है सब डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे वेपिंग यानी ई सिगरेट से संबंधित आर्टिकल है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। मतलब देखो 2019 में ना हमने ई सिगरेट को बैन कर दिया था। राइटर बोलते हैं सरकार ने ना वो इतना बढ़िया कदम उठाया था ना, 600 मिलियन यूथ को हमने बचा लिया। आज देखो ई सिगरेट यानी वेपिंग जो है वो महामारी का रूप ले चुका है। यूएस, यूके, कनाडा में वहां पे हर कोई ई सिगरेट पी रहा है, लेकिन सरकार ने इंडिया को बचा लिया। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या करना चाहिए सरकार को, कैसे ये पूरा वेपिंग का ट्रैप है, वो सब डिस्कस करेंगे। और देखो कुछ बच्चों ने बोला कि सर वो है पॉइंट वाइज फॉर्म में नोट्स आपको मिलते हैं। मुझे लगता है कि पुराने बच्चों को तो सबको पता होता है, जो नए लोग जुड़ते हैं ना उनको नहीं पता होता। देखो pwonlyas.com पे ना इंग्लिश हिंदी दोनों में एडिटोरियल डिस्कशन के नोट्स सिस्टमेटिक ढंग से मिलते हैं। वीकली फाइल्स भी मिलती हैं, यहां तक की समझ गए। ये काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, लेकिन नए लोग जुड़ जाते हैं तो शायद उनको पता नहीं होता, इसलिए बार बार मुझे बताना चाहिए। मुझे लगता है मेरी गलती है। खैर, क्योंकि देखो इस डिस्कशन में ना हम फोकस करते हैं आपकी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने पे, कंसेप्ट बिल्ड करने पे, और नोट्स में आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि आप सीधा सीधा आप आंसर में यूज कर सको। तो ये फर्क है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमी से संबंधित है। क्या देखो देश की इकोनॉमी में अगर हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो क्या ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी देश की इकोनॉमी की, या फिर नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो आर्टिकल है ना किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है आप ये देखिए। एक तरफ देखो जल्द ही इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अक्सर हम ये पढ़ते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, देश में रोजगार की कमी है। ये खबरें हम पढ़ते रहते हैं ना। तो मतलब देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा क्यों? देखो हमें ये लगता है ग्रोथ होगी, मतलब देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी तो जॉब अपने आप सबको मिल जाएगी। मतलब ग्रोथ से ऑटोमेटिक जॉब जनरेशन हो जाएगा। लेकिन देखो ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए एक बेकरी है। बेकरी में देखो 10 लोग काम करते हैं। 10 लोग काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। लेकिन ना मालिक एक एडवांस्ड जर्मन मशीन ले आया। क्या ले आया? रोटी बनाने की, ब्रेड बनाने की एडवांस्ड जर्मन मशीन लेके आ गया, जो बढ़िया ऑटोमेटिक है, एआई से चलती है। अब ये मशीन ना अकेले 1000 रोटी बना लेती है एक दिन में। तो बेकरी का जो आउटपुट है वो 10 गुना हो गया है। पहले 10 लोग काम कर रहे थे, इतनी रोटियां नहीं बना पा रहे थे, लेकिन मशीन से तो 1000 रोटियां बन रही है। तो बेकरी का जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना बढ़ गया है। ग्रोथ हो गई बेकरी की, तो हो गई ना। लेकिन अब देखिए यहां पे पेंच देखिए। बट मालिक ने ना 8 लोगों को जॉब से निकाल दिया। पहले 10 लोग थे, अब 8 लोगों को जॉब से निकाल दिया। बचे सिर्फ 2 लोग जो उस मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट घट गया। यह आर्टिकल का पहला पॉइंट है। प्रोडक्शन बढ़ गया बेकरी का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट घट गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता देखो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है। अब इस केस में, बेकरी के केस में जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है? वो है कैपिटल इंटेंसिव। मशीन महंगी आई, लेकिन देखो प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, एम्प्लॉयमेंट घट गया।
अब दूसरी टाइप की टेक्नोलॉजी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में मशीनों पे पैसा कम, लोग ज्यादा। जैसे देखो कपड़ा बनाने वाला हैंडलूम है, समझ रहे हो दोनों के बीच में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसा मतलब महंगी मशीन है, कम लोग, जैसे ऑटोमेटेड कार फैक्ट्री है। और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में मशीनों पे कम पैसा, लोग ज्यादा, ये सब है। लेकिन देखो दिक्कत ये है आजकल हम कहां पे जा रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी कहां पे जा रही है? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होती है ना, तो इससे देखो प्रोडक्शन तो बढ़ता है, आउटपुट तो बढ़ता है, लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ती, ये दिक्कत है। लेकिन देखो कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, असली पॉइंट तो यहां पे स्टार्ट होता है। अब देखो बेकरी में से 8 लोग जो जॉब से निकाल दिए गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि अब महंगी जर्मन एडवांस्ड मशीन आ गई थी। तो क्या अब वो 8 लोग जिनको जॉब से निकाल दिया गया है, क्या वो इस बेकरी से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो उनकी जॉब ही चली गई है, उनके पास अभी काम नहीं है, तो वो बेकरी से रोटी नहीं खरीद पाएंगे। तो वो बेकरी से रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या बेकरी की रोटी फिर बिकेगी? आप बोलोगे सर कोई और ले लेगा। अरे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, बड़ी पिक्चर आप समझिए कि देश में जब देखो लोगों के पास में रोजगार नहीं होगा तो उनके पास में पैसे नहीं होंगे, डिमांड कम होगी इकोनॉमी में, बेरोजगार आदमी बेचारा क्या परचेज करेगा? तो देश की इकोनॉमी में ओवरऑल जो डिमांड है ना वो घट जाएगी। ओवरऑल डिमांड अगर घट जाएगी तो फिर कंपनीज प्रोड्यूस ही क्या करेंगी? वो बेकरी प्रोड्यूस ही क्या करेगी जब डिमांड ही घट गई? तो अल्टीमेटली वो बेकरी भी फेल हो जाएगी, यानी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जो वो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। शॉर्ट टर्म में बेशक बेकरी वाले को फायदा हुआ कि उसने मशीन खरीद ली और 1000 रोटी बनाने लगी वो मशीन, लेकिन जॉब से जिन लोगों को निकाला वही तो लोग रोटी परचेज करने वाले थे। भैया वो मशीन वो मशीन जो है वो प्रोड्यूस किन के लिए करेगी रोटियां? क्योंकि जिनको रोजगार मिला हुआ था तो उनसे तो छिन गया, अब वो परचेज ही नहीं कर पाएंगे रोटियां, तो मशीन किसके लिए प्रोड्यूस करेगी? ये है बेकरी का, देखो सिर्फ एग्जाम्पल है, आप इसको ना इकोनॉमी की कंटेक्स्ट में समझिए। कोर आर्ग्यूमेंट यही है इस पूरी स्टोरी का। आप लेबर को हटा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लेकिन उस प्रोडक्शन को खरीदने वाले ही तो लेबर होते हैं ना। अगर उनकी जेब खाली आप कर दोगे तो फिर आप अपना सामान किसे बेचोगे? तो ये विशियस साइकिल है। साइकिल क्या है? जॉब लॉस होता है तो मतलब लेस इनकम, और लेस इनकम होती है तो फिर लेस डिमांड, क्योंकि वो चीजें खरीदेंगे नहीं, उनकी इनकम कम है, और लेस डिमांड मतलब फिर प्रोडक्शन कम करेंगी बेकरियां यानी देश की फैक्ट्रीज, और प्रोडक्शन कम होगी तो फिर मोर जॉब लॉस, मोर अनस्टेबिलिटी, ये पूरा विशियस साइकिल चलता है। समझ गए? तो पूरा मैंने आपको एक कंसेप्ट के माध्यम से बता दिया। फिर अब राइटर बोलते हैं, देखो प्रोडक्टिविटी ना एक बहुत सुंदर वर्ड है, लेकिन इसका फायदा किसको मिलता है आप बताइए। अब स्लाइड में ढूंढूंगा मैं, आपको कॉपी पेन से ही समझा देता हूं, यहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। नोट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत बार आप पूछते हो सर नोट्स, देखो वेबसाइट पे ना हिंदी में, इंग्लिश में, सब तरह के नोट्स आपको मिलते हैं। वीकली एडिटोरियल नोट्स भी आपको मिलते हैं, और मंथली PWOnlyIAS की मैगजीन भी आपको मिलती है। आप थोड़ा वेबसाइट पे जाइए तो सही, pwonlyis.com पे हर तरह के नोट्स आपको उपलब्ध होते हैं। समझ गए? तो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स मत बनाइए। करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे तो टाइम वेस्ट है। आपके लिए नोट्स PWOnlyIAS की टीम बना के दे रही है, और भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स आपके लिए नोट्स बना के देते हैं, वहाँ भी बढ़िया लोग होते हैं जिन्होंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, ऐसे लोग आपके लिए नोट्स बनाते हैं। तो करंट अफेयर के नोट्स आप मत बनाइए। आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे मैगजीन्स में नहीं मिलेगी, इसे मैं यूनिक ढंग से आंसर्स में यूज करना चाहता हूं, तो वो चीज़ आप अलग से नोट कर लीजिए, लेकिन पूरा आप कंसेप्ट समझिए। समझ गए? तो अब राइटर बोलते हैं, देखो वैसे तो कहने को प्रोडक्टिविटी एक बहुत सुंदर वर्ड है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए,
सोचो एक कंपनी ने एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया और उस एआई सॉफ्टवेयर की वजह से ना 1000 लोगों की हो गई छुट्टी और कंपनी ने 500 करोड़ बचा लिए, 500 करोड़ बचा लिए। लेकिन ये 500 करोड़ गया कहां पे? कंपनी ने 500 करोड़ बचा दिए, 500 करोड़ गया कहां पे? थोड़ा सा उस एआई इंजीनियर को मिला होगा जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, जिसकी स्किल हाई है, और सबसे बड़ा हिस्सा गया होगा कंपनी के मालिक को। कंपनी के मालिक को सबसे बड़ा हिस्सा गया होगा कंपनी ने जो 500 करोड़ बचा लिए। तो देखो, हजारों लोगों की इनकम चली गई, हजारों लोगों की इनकम चली गई, फायदा हुआ इक्का दुक्का लोगों को। इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। मतलब हजारों लोगों की इनकम गई और सिर्फ चुनिंदा लोगों की इनकम बढ़ी, इसे ही तो कहते हैं इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको याद है, इंडिया में देखो टॉप 1% लोगों के पास में 40% से ज्यादा वेल्थ है। तो इसी वजह से तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। अब आप में से कुछ लोग तर्क देंगे कि सर जो ये मालिक अमीर हुआ है सॉफ्टवेयर का, वो भी तो खर्चा करेगा ना। हाँ, वो किन चीजों पे खर्चा करेगा? अमीर मालिक देखो मर्सिडीज परचेज करेगा, स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने जाएगा, और पर क्या उसका खर्चा 1000 लोगों के टोटल खर्चे को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। 1000 लोगों की जॉब चली गई, अगर जॉब नहीं जाती तो वो डेली दूध परचेज करते, सब्जी, कपड़े, मोबाइल रिचार्ज, इन सब चीजों पे खर्च करते। लेकिन मालिक तो दूसरे देशों में जाके छुट्टियां बिता रहे हैं। तो मतलब मास डिमांड हमेशा मास कंजम्पशन से आती है, लग्जरी कंजम्पशन से नहीं आती है। ये नहीं बोल सकते कि यहां फैक्ट्री का मालिक तो अमीर हुआ ना, उसके तो पैसे बने, तो वो खर्चा नहीं करेगा, वो कुछ और ही खर्चा करेगा, देश को फायदा नहीं होगा, देश में उससे डिमांड जनरेट नहीं होगी एक मालिक के अमीर होने से। और बल्कि देखो, राइटर ना इस आर्टिकल में ना एक मॉडल बताते हैं। मॉडल का नाम है वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल। वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल क्या है? ये वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल, देखो ये ना एक टूल है। जैसे देखो, आपको एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ईसीजी से ना हार्ट की सिचुएशन चेक करता है ना, हार्ट देखता है ईसीजी की सहायता से ही। वैसे ही इकोनॉमिस्ट इस वेक्टर ऑटो रिग्रेशन टूल की सहायता से ना क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि एक चीज दूसरी चीज पर कितना असर डाल रही है। एक चीज फॉर एग्जांपल जैसे जॉब्स हैं, जॉब्स दूसरी चीज जैसे ग्रोथ पे कितना असर डाल रही हैं। ये सब देखते हैं इकोनॉमिस्ट इस वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल की सहायता से। मतलब एक चीज फॉर एग्जांपल जॉब्स दूसरी चीज पे कितना असर डाल रही है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ पे। तो इस मॉडल से क्या पता लगता है? इस मॉडल से यह पता लगता है कि प्राइस बढ़ने से, फॉर एग्जांपल देश की इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ने से देश में लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आती, इन्फ्लेशन से देश में लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आती। लेकिन देखो, अगर मान लीजिए जॉब्स बढ़ गई देश में, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हो गया, ज्यादा जॉब्स जनरेट हो गई, तो इस चीज से देश में ना जबरदस्त लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है। ये क्यों बताया राइटर ने? राइटर ने ये इसलिए बताया कि हमें किन चीजों पे फोकस करने की आवश्यकता है देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। मतलब मैं फिर से बोलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नौकरियां पैदा करना देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करना। क्योंकि नौकरियां डिमांड पैदा करती हैं और डिमांड से ग्रोथ पैदा होती है। समझे? वो एग्जाम्पल देखा था ना, बेकरी में ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, तो ज्यादा लोग परचेज करेंगे, फिर वो मार्केट में आके कोई आटा खरीदेगा, कोई ब्रेड खरीदेगा, तो डिमांड जनरेट होगी, तो फिर कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी कंपनी, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी। तो आखिरकार देखो 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं राइटर के इस कंसेप्ट से। सबसे पहली चीज, डिमांड इज द किंग। मतलब पॉलिसी मेकर्स को यह समझना होगा कि असली ग्रोथ ना डिमांड से आती है और डिमांड लोगों की जेब में पैसा होने से आती है। इसलिए फोकस करना है एम्प्लॉयमेंट पर। किस पे? एम्प्लॉयमेंट पे। ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा दो जहां पे ज्यादा जॉब क्रिएट होती हैं, जैसे एमएसएमईज है, टूरिज्म है, फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल्स हैं। और तीसरे नंबर पे सिर्फ जॉब जनरेट करने से काम नहीं होगा, सिर्फ जॉब देना काफी नहीं है, वेजेस भी अच्छे होने चाहिए, ताकि खर्च तो कर सकें कम से कम एम्प्लॉइज। मतलब मिनिमम वेजेस से रिलेटेड जो कानून है ना, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करो।
और सबसे लास्ट में, इन इक्वालिटी से हमें बहुत ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। ऐसी ग्रोथ होगी तो सोशल अनरेस्ट पैदा होगा और लॉन्ग टर्म में ये जो ग्रोथ है ना, टोटली अनसस्टेनेबल है। तो अगली बार कोई आपसे बोले कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ग्रोथ किसके लिए? अगर ग्रोथ देश के आम आदमी के लिए है, अगर उसको नौकरी मिल रही है तो सही है, लेकिन अगर सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और आम आदमियों की लोग जॉब जा रही है, तो इससे फ्यूचर में आंदोलन होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये देखो, मैंने आपको वैसे समझा दिया, थोड़ा कंसेप्चुअल। वैसे तो ये सारा स्लाइड की फॉर्म में है। यहाँ पे देखो, सारा चीज़ें जितनी भी मैंने बोली ना, सब हैं स्लाइड्स में। ये रहा वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल जो मैंने आपको बताया, सब है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश में ना टी इंडस्ट्री से संबंधित है। अब सोच के देखो, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे देखो हर नुक्कड़, हर घर, हर मीटिंग चाय से शुरू होती है। हम दुनिया के ना सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर हैं। लेकिन देखो ग्लोबल स्टेज पे ना हमारे जो चाय की कहानी है ना, वो थोड़ी फीकी है। कैसे, इस आर्टिकल में हम जानेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। छोटा सा आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, और जितनी टी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका सिर्फ 1/3 श्रीलंका प्रोड्यूस करता है। बट देखो, श्रीलंका दुनिया के ना टॉप 10 जो टी प्रोड्यूसर है ना, उसमें से एक है। श्रीलंका की 2 कंपनीज टॉप में आती है और इंडिया की सिर्फ एक कंपनी है, वो भी टेटली, टाटा की टेटली कंपनी है ना, आपने नाम सुना होगा। सिर्फ ये कंपनी है जो इंडिया की जो टॉप में आती है, जो एक्सपोर्ट करती है, और इसे भी ना टाटा ने 2000 में खरीदा था। सोचो, इंडिया की टी इंडस्ट्री 170 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी हम ना टी के मामले में ना ग्लोबल ब्रांड नहीं बना पाए। मतलब हमारे ब्रांड्स नहीं है जो पूरी दुनिया में फेमस हो। बस टेटली फेमस है, वो भी इंडिया ने यूके से खरीदी थी 2000 में, सन 2000 में। तो ऐसा क्यों हुआ? श्रीलंका के ब्रांड्स हैं। श्रीलंका की एक कंपनी है दिल्मा, दिल्मा टी कंपनी है टेटली की तरह, और सिर्फ 40 साल पुरानी है, लेकिन आज ग्लोबली बहुत फेमस हो गई है। अजीब नहीं लगता? सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर हैं हम पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम ब्रांड्स नहीं बना सके। ब्रांड्स के मामले में हम बहुत पीछे रह गए। और वैसे देखो एक चीज, चलो अभी तो हम टी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप और भी इंडस्ट्रीज में देखोगे ना, आप देखोगे इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल स्टेज पे बहुत कम हैं। जैसे अमूल है, अमूल अच्छा करता है, महिंद्रा फेमस है, बजाज फेमस है थोड़ा बहुत, अफ्रीका में बजाज के ऑटो वगैरह बिकते हैं। लेकिन ये बहुत चुनिंदा कंपनीज हैं जो ग्लोबल स्टेज पे अपनी जगह बना पाई हैं, जिनके प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में बिकते हैं। और इसकी मूल जड़ जानते हो क्या है? मूल जड़ है प्रोटेक्शनिज्म। क्या है? प्रोटेक्शनिज्म। मतलब देखो, जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई। मतलब बाहर से जो माल आ रहा था ना, उस पर भारी टैक्स लगाया या फिर उस पर बैन लगा दिया। हम चाहते ही नहीं थे कि बाहर का माल हमारे देश में आए, कुछ भी इंपोर्टेड टी या दूसरी चीजें। अब इससे हुआ क्या, हमारी जो लोकल कंपनीज थी ना, उनके लिए कंपटीशन था ही नहीं। उनके लिए कंपटीशन नहीं था। इंडिया के डोमेस्टिक कंपनीज के लिए इंडिया की जो लोकल मार्केट थी ना, उसमें कोई कंपटीशन नहीं था, और उन्होंने भारी भरकम प्रॉफिट कमाया, मनमाने दाम रखे। जब देखो वो घर में ही, यानी अपने देश में ही बेच के इतना सारा प्रॉफिट, इतना सारा मुनाफा कमा रही थी, तो बाहर जाने का हमारी लोकल कंपनीज ने कभी सोचा ही नहीं। और एक्सपोर्ट, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट उनको करना होता तो उसका भी जुगाड़ कर लिया था, क्योंकि यूएसएसआर के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। तो हमारी जो कुछ जो कंपनीज थी वो यूएसएसआर में अपना माल भेज दिया करती थी। फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया की टी इंडस्ट्री जितना एक्सपोर्ट करती थी ना उस समय कोल्ड वार के दौरान, 60% तो अकेला यूएसएसआर को होता था। वो भी ट्रेड जो होता था ना, रुपी और रूबल में होता था, डॉलर में नहीं होता था। रुपी हमारी करेंसी और रूबल उनकी करेंसी यूएसएसआर की।
सिंपल अगर कहें तो एक प्रकार का ये बार्टर सिस्टम था। वो हमारी चाय ले लेते, हम उनसे कुछ और ले लेते, जैसे डिफेंस आइटम। सब आराम से चल रहा था। हमारे देश में जो टी इंडस्ट्री वाले थे वो भी खुश थे, भारी भरकम प्रॉफिट कमा के। लेकिन फिर आता है 1991। 1991 में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो यूएसएसआर खत्म हो जाता है, 15 टुकड़ों में बढ़ जाता है। दूसरा, हमारे देश में आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। तो एक प्रकार से जो सरकार पहले प्रोटेक्शनिज्म कर रही थी, हमारे देश की लोकल कंपनीज को बचा रही थी, अब वो वाल टूट गई, वो दीवार टूट गई। अब आए भारी भरकम ब्रांड देश में, मतलब दूसरे देशों के ब्रांड इंडिया में आके बेचने लगे एलपीजी रिफॉर्म के बाद में। पहले तो आने नहीं देती थी सरकार, लेकिन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद सरकार ने बोला आओ दूसरे देशों के ब्रांड तुम भी आओ इंडिया में आके बेचो। तो देखो हमारी कंपनीज जिनकी नींव मजबूत नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए कमा रही थी क्योंकि यहां पे उनकी मोनोपोली थी। तो देखो वो कमजोर पड़ गई जब बाहर के ब्रांड यहां पे आके अपना सामान बेचने लगे। खास करके श्रीलंका और कीनिया की जो कंपनीज थी ना, उनके प्रोडक्ट, उनकी चाय इंडिया में अच्छी खासी बिकने लगी और हमारी जो टी इंडस्ट्री थे उनके पंख उखड़ने लगे। 1991 के बाद हुआ ये, समझ गए। हमने गलती जानते हो कहां कर दी? देखो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने ना जो उनकी टी कंपनीज थी, मतलब उनकी टी कंपनीज ने ब्रांडिंग पे फोकस की, ब्रांडिंग पे फोकस किया, एक्सपीरियंस पे फोकस किया। और हमारे देश में जो टी इंडस्ट्री थी ना, उन्होंने टी को सीधा बेच दिया बिना ब्रांडिंग के। बिना ब्रांडिंग के मतलब जैसे बल्क में आलू बेच देते हैं ना, आलू बेच देते हैं, प्याज बेच देते हैं। अब आलू प्याज किसी कंपनी का थोड़ी ना होता है, बस बल्क में बेच दिया आलू प्याज। उसी प्रकार से हमने गलती कर दी, हमने टी को एक्सपोर्ट किया सिर्फ कमोडिटी के तौर पे, जबकि हमें ब्रांड बना के एक्सपीरियंस को बेचना चाहिए था। इसलिए हमारे ब्रांड बन ही नहीं पाए। लेकिन आज भी देखो इंडिया की जो कंपनीज ना वो एडजस्ट ही कर रही हैं। इंडिया में बड़ी कंपनीज ने ना अब जाके प्लांटेशन और मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग किया है, थोड़ा रिफॉर्म लेके आए हैं, क्योंकि दोनों को मिक्स करो तो ऑपरेशंस में नुकसान होता है। प्लांटर्स के बड़े बड़े जो बंगले थे उनको टूरिज्म के लिए यूज किया जा रहा है। और श्रीलंका ने ये सब कब का कर लिया था? सोचो, हम अभी भी ना इंपोर्टेड टी पर 100% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। इतना डर है हमें कंपटीशन से, अभी भी डर है, मतलब समझ गए। और एक और चीज जिसकी वजह से हमारी कंपनीज ब्रांड्स नहीं बना सकी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में ना सीटीसी चाय ज्यादा बिकती है। सीटीसी मतलब क्रश, टियर एंड कर्ल। मतलब इस टेक्निक में ना पत्तियों को एग्रेसिवली क्रश किया जाता है। अब इससे जो चाय बनती है ना, बिल्कुल कड़क चाय बनती है। और एक्चुअली ये कड़क चाय हमारे देश में यूज भी हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में ना वो दूध वाली चाय, शक्कर वाली चाय पीना हम पसंद करते हैं, है ना। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में है, या फिर पाकिस्तान में मान लीजिए, 2-3 देशों में ये कंसेप्ट है ये दूध वाली चाय का। अदरवाइज देखो पूरे वर्ल्ड में क्या बिकती है, पूरे वर्ल्ड में बिकती है जैसे ब्लैक टी है, ब्लैक टी पी जाती है। और आजकल पिछले कुछ सालों से ग्रीन टी का भी कंसेप्ट आ गया है। लेकिन जो ज्यादा बिकती है वो है ब्लैक टी, जिसमें दूध नहीं डाला जाता है। जबकि हमारे देश में जो कंपनीज फोकस करती हैं वो सीटीसी चाय पे फोकस करती हैं। तो सीटीसी चाय जब बिकती नहीं पूरी दुनिया में, तो फिर कैसे बड़े ब्रांड बनेंगे हमारे देश की टी इंडस्ट्री के? समझ रहे हो? अब देखो हुआ ये है 2014 में ना, 2014 में वॉल्यूम के मामले में तो हमने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। मतलब वॉल्यूम के मामले में हम श्रीलंका से ज़्यादा चाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट वैल्यू के मामले में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं एक्सपोर्ट में। चाइना, श्रीलंका, कीनिया के पीछे 4थे नंबर पे हम आते हैं वैल्यू के मामले में चाय के एक्सपोर्ट में। तो अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं वे फॉरवर्ड में कि देखो यूएसए ने ना अब हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है, और यूएसए इंडिया का ना चाय के मामले में 11% मार्केट है। तो टैरिफ जो लगाया है ना, इसकी वजह से हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं श्रीलंका, इवन जापान, इनकी जो चाय है ना वो यूएसए में ज़्यादा बिकेगी और हमारी चाय कम बिकेगी। मतलब हम मार्केट से बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे। इवन देखो क्लाइमेट चेंज का भी इशू उठाते हैं राइटर यहाँ पे। राइटर बोलते हैं
टी देखो बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है टी। मौसम जैसे एकदम से बदल जाता है, अजीब सी बारिश आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना, ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। अब इन चीज़ों की वजह से ना टी की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों पे असर पड़ रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल दूँ, अब दार्जिलिंग की जो टी है ना, दार्जिलिंग की टी स्पेसिफिक कंडीशंस के कारण एक फ्लेवर देती है, लेकिन दार्जिलिंग में देखो वेदर कंडीशन वेरी है ही नहीं, क्लाइमेट वहाँ का अब चेंज हो गया, तो जो फ्लेवर पहले दार्जिलिंग की टी में आता था वो तो नहीं आएगा ना। समझ गए, ये असर है क्लाइमेट चेंज का। फिर है लेबर शॉर्टेज। लेबर शॉर्टेज मतलब देखो नई जनरेशन ना टी गार्डन में काम नहीं करना चाहती, इसकी वजह है वेजिस का ज़्यादा ना होना, वेजिस कम है तो लेबर मांगती है ज़्यादा वेजिस। ज़्यादा वेजिस मतलब जो प्रोडक्शन है महंगी हो जाएगी टी इंडस्ट्री में, तो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से फिर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, फिर तो देखो टैरिफ भी लगा दिया ट्रंप ने, प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है, फिर हमारी चाय महंगी चाय कौन परचेज करेगा यूएस में। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल एंक्रोचमेंट। देखो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और वो आपको पता है दार्जिलिंग के साथ में बॉर्डर लगता है, तो इवन नेपाल भी ना अब सेम क्वालिटी की, जैसी दार्जिलिंग में चाय प्रोड्यूस होती है ना, सेम क्वालिटी की प्रीमियम टी नेपाल भी उगा रहा है, और कई बार देखो बल्कि नेपाल उसे दार्जिलिंग टी का नाम भी दे रहा है। इससे तो देखो बल्कि हमारी जो टी है ना दार्जिलिंग की वो बिकनी कम हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ये 4 पॉइंट्स राइटर देते हैं। लास्ट में क्या बोला जाता है राइटर के द्वारा, लास्ट में देखो ये बोला जाता है, सबसे पहले देखो आप ग्लोबल ब्रांड्स बनाओ, जैसे श्रीलंका ने बना लिए तो हम क्यों नहीं बना सकते। फिर R&D एंड इनोवेशन लेके आओ, क्लाइमेट रिजिलियंट टी वेराइटीज़ हमें डेवलप करनी होंगी। फिर जापान जो देखो दार्जिलिंग टी बेच रहा है, और दार्जिलिंग तो हमारी टी है ना, तो नेपाल से बात करके इस इशू को एड्रेस करवाया जाए। फिर नेक्स्ट नई मार्केट हमें एक्सप्लोर करनी होगी। अगर देखो यूएसए ने टैरिफ लगा दिया है तो नई यूरोप की मार्केट्स हमें एक्सप्लोर करनी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ई सिगरेट्स से संबंधित है, वेपिंग ट्रैप। सबसे पहले देखो सिंपल भाषा में मैं आपको ये बताता हूँ ई सिगरेट्स होती क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में। ई सिगरेट्स मतलब देखो बैटरी से चलने वाला डिवाइस है, एक हाईटेक हुक्का है, आप यूं समझ लीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेन 3 पार्ट्स होते हैं ई सिगरेट्स के। सबसे पहले बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है, डिवाइस को पावर देती है। दूसरे नंबर पे ई सिगरेट में होता है एटोमाइजर। एटोमाइजर मतलब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए हीटर। क्या होता है हीटर, ये क्या करता है, लिक्विड को गर्म करता है। और तीसरे नंबर पे होता है कैटरीज, कैटरीज यानी टैंक। इसमें एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं ई लिक्विड। तो 3 चीजें होती हैं, बैटरी, नंबर 2 पे एटोमाइजर, और नंबर 3 पे कैटरीज यानी टैंक जिसमें ई लिक्विड होता है। अब आप प्रोसेस समझिए, प्रोसेस देखो सिंपल है। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है पावर देना। बैटरी पावर देगी तो एटोमाइजर यानी हीटर चलने लगेगा। हीटर जब चलेगा तो कैटरीज यानी टैंक के अंदर जो ई लिक्विड है वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वेपर जनरेट होगी ना, मतलब ई लिक्विड गर्म जब होएगा और उससे जो वेपर जनरेट होगी, उसी वेपर को लोग इनहेल करते हैं और इसे ही बोलते हैं वेपिंग। मतलब समझ गए। और इसका टेक्निकल नाम क्या है, टेक्निकल नाम है एंड्स। एंड्स मतलब इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। इलेक्ट्रॉन निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, एंड्स बोलते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े धोखे पर। सबसे बड़ा धोखा क्या है, कंपनीज ने ना शुरुआत में एक अफवाह फैला दी। अफवाह यह थी कि वेपिंग जो है, यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सिगरेट पीना, ये 95% सेफर है देन रियल स्मोकिंग। देखो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये बहुत सोच समझ के फैलाया हुआ झूठ है। और ये झूठ कहां से निकल के आया, ये झूठ देखो निकल के आया 2015 में ना, एक पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की ना रिपोर्ट वायरल हो गई।
लेकिन बाद में देखो उस रिपोर्ट से बहुत सवाल उठे, जैसे इस रिपोर्ट के लिए फंडिंग किसने दी थी, डेटा को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया। आर्टिकल देखो साफ साफ कहता है 2025 की ना एक रिव्यू रिपोर्ट आई है, और इस रिव्यू रिपोर्ट में ना साफ तौर पे बोला गया है कि ये 95% जो ई सिगरेट्स पीना सेफ है ये पूरी तरह से मिथ है, ये अफवाह है और कुछ नहीं है। मतलब यूं बोलना कि ई सिगरेट पीना 95% सेफ है देन रियल स्मोकिंग, ये देखो वैसा ही कहने हो गया, वैसा ही कहने वाली बात हो गई कि या तो देखो आप 10वें फ्लोर से कूदना 100 फ्लोर से कूदने से ज़्यादा सेफ है। भैया मौत तो दोनों केसेस में होगी ना, आप 10वें फ्लोर से कूदोगे तब भी मौत होगी, आप 100वें फ्लोर से कूदोगे तब भी मौत होगी। लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं कि 10वें फ्लोर से कूदना ज़्यादा सेफ है एज कंपेरिजन टू 100वें फ्लोर से कूदना। ई सिगरेट से भी जो डीएनए है वो डैमेज होता है, ये प्रूव हो चुका है। हाल ही में एक कैंसर बायोलॉजी जर्नल ने ना अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, कैंसर बायोलॉजी जर्नल, और इस जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह बोला कि ई सिगरेट से डीएनए डैमेज होता है, तो मतलब कैंसर का सीधा सीधा रास्ता। तो अगली बार कोई आपको यह बोले कि ई सिगरेट पीना सेफ है तो उसे आप ये एग्जाम्पल जरूर देना। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने देखो अच्छी चीज ये की, इंडिया ने ना 2019 में ई सिगरेट्स को बैन कर दिया था। 2019 में हम एक एक्ट लेके आए थे, PECA एक्ट 2019 में हम लेके आए थे, यानी प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट। इस एक्ट में ना ई सिगरेट्स की प्रोडक्शन, इंपोर्ट, सेल, एडवर्टाइजमेंट सब बैन कर दिया था। और देखो राइटर बोलते हैं ये ना एक बहुत बढ़िया दूरदर्शी कदम था, क्योंकि ना हमने 2019 में हम ये एक्ट लेके आए तो हम बच गए। आज के समय में ना आप देखोगे यूएस में, यूके में, कनाडा में ना एक महामारी फैल गई है वेपिंग की। वहां पे मतलब आप हैरान होंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग वेपिंग कर रहे हैं, ई सिगरेट्स पी रहे हैं, मतलब वो एक महामारी में तब्दील हो चुका है। बल्कि वहां पे ना जो एडोलसेंट्स है ना, ऐसे एडोलसेंट्स जो सिगरेट्स जो ई वेपिंग करते हैं, ई सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं, उनकी संख्या अडल्ट से भी डबल है, अडल्ट से भी डबल है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे इन देशों में हालात कितने बुरे हैं। और देखो ये इंडस्ट्री जानते हो कैसे काम करती है? ये इंडस्ट्री काम करती है कि एडिक्शन लगवा दो, और एडिक्शन लगवा दो शुरुआत से ही। जब एडोलसेंट एज होती है ना, तो वहीं से आप एडिक्शन लगवा दोगे ना, तो आगे जाके वो ई सिगरेट्स लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए इन ई सिगरेट वाले कंपनीज का फोकस होता है कि कैच देम यंग, यानी यंग ही पकड़ लो और अपनी मार्केट बना लो इनको। तो इसलिए ना फ्लेवर में आने लगती हैं ई सिगरेट, ताकि यंग लोगों को कैप्चर किया जा सके, जैसे मैंगो फ्लेवर में, बबल गम फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में, कैंडी फ्लेवर में। तो देखो ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। इंडिया ने इस ट्रैप को पहचान लिया था, इसीलिए इंडिया पैका एक्ट लेके आया 2019 में। और सच पूछो तो सरकार ने ना 600 मिलियन जो यूथ है ना उनको बचा लिया है। सरकार ने 600 मिलियन यूथ को बचा लिया है। अब थोड़ी ना आप साइंस समझो, साइंस इंटरेस्टिंग है, साइंस समझो। देखो जो मॉडर्न ई सिगरेट्स है ना, ये मॉडर्न ई सिगरेट्स बल्कि देखो ट्रेडिशनल सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है। कैसे? मॉडर्न ई सिगरेट ट्रेडिशनल ई सिगरेट से कैसे ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि देखो ये सुपर एडिक्शन क्रिएट करती हैं। कैसे? देखो एक केमिकल है जिसका नाम है निकोटीन सोल्ट, निकोटीन सोल्ट। अब जो नॉर्मल सिगरेट होती है ना उसमें होता है फ्री बेस निकोटीन, नॉर्मल सिगरेट में होता है फ्री बेस निकोटीन। अब नॉर्मल सिगरेट पीने से ना कंज्यूम क्या होता है, फ्री बेस निकोटीन, और ये गले में ना चुभता है, हार्श होता है थोड़ा। लेकिन जो ई सिगरेट में ये जो निकोटीन सोल्ट होता है ना ये स्मूथ होता है। ई सिगरेट में निकोटीन सोल्ट होता है स्मूथ, जो गले में इतना चुभता नहीं है। तो इस चक्कर में ना लोग ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, गले में इरिटेशन हुई नहीं तो इसलिए ज्यादा कंज्यूम कर लिया। नॉर्मल सिगरेट्स लोग कम कंज्यूम करते हैं क्योंकि निकोटीन सोल्ट गले में खराश पैदा करता है, लेकिन ये ई सिगरेट गले में खराश पैदा करता नहीं है। समझ गए? तो नॉर्मल जो सिगरेट्स हैं वो हैं टेस्ट मैच, और जो ये ई सिगरेट वो हैं 2020। सीधा मतलब दिमाग पे असर डालते हैं ये ई सिगरेट्स, और इनकी आदत लग जाए तो यूं बोला जाता है कि ये गेटवे ड्रग है। मतलब
वो लोग जो ई सिगरेट कंज्यूम करते हैं फिर वो दूसरे नशे भी करने लगते हैं। ये गेटवे है, गेटवे ड्रग है। तो राइटर ये बोलते हैं देखो इंडिया तो पहले से इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज का बर्डन हमारे देश में काफी ज्यादा है। तो वेपिंग का भी टैग अगर लग जाता तो ये तो तबाही हो जाती। आर्टिकल में फैक्ट्स दिए जाते हैं कि वेपिंग अगर ज्यादा लोग पीते तो हार्ट अटैक का रिस्क 56% लोगों में बढ़ जाता, स्ट्रोक का रिस्क 30% बढ़ जाता है वेपिंग की वजह से। और निकोटीन जानते हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैसे नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि ना ये हार्ट रेट और बीपी बढ़ाता है, स्ट्रेस पैदा करता है और ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है ना वो खराब कर देता है। और ऐसा नहीं कि देखो ये सब होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, नहीं, हफ्तों में ऐसा हो जाता है। मतलब समझ गए। इसके बाद राइटर एनवायरमेंटल इश्यूज भी बताते हैं। देखो ई सिगरेट में बैटरी वगैरह होती है और हम तो मतलब लोग कंज्यूम करते हैं, ई सिगरेट को फेंक देते हैं, लेकिन इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है, कॉपर होता है। आगे जाके ये सोइल और वाटर को कंटामिनेट करते हैं। ऑलरेडी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से परेशान है, लेकिन ये नया जाल है, समझ गए? तो सेफ्टी हजार्ड का इशू है। फाइनली देखो राइटर ये बोलते हैं सरकार ने देखो 2019 में सरकार ये एक्ट लेके आई, अच्छी चीज है, बट थोड़ा सा ना काम भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे देश में ना ब्लैक मार्केट में ये वेप्स ई सिगरेट्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, लोकल शॉप्स पे, मतलब चोरी छुपे बिक रहे हैं। इसलिए सरकार को 4 चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो डेफिनेशन को एक्सपेंड करो। नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जैसे सिंथेटिक निकोटीन, जो ये नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं ना जैसे सिंथेटिक निकोटीन, इन सबको भी सरकार बैन करे, मतलब ई सिगरेट की जो डेफिनेशन है वो एक्सपेंड करें। फिर डिजिटल क्रैकडाउन सरकार को करना होगा, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पेमेंट गेटवेज को बोलना होगा सरकार को कि भैया ई सिगरेट से संबंधित ट्रांजैक्शन अगर होती हैं तो तुरंत हमें बताओ। फिर स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई जाएं, मतलब डेडिकेटेड पुलिस यूनिट बनाई जाएं इस मार्केट को पकड़ने के लिए, जो ये ब्लैक मार्केट डेवलप हो गई है ई सिगरेट्स की, इसको पकड़ने के लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई जाए। फिर दूसरे देशों के साथ मिलकर हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को रोकना होगा, क्योंकि हमारे देश में ना चाइना से, म्यांमार से, यहां से ई सिगरेट बहुत बन के आती हैं। तो कुल मिलाकर राइटर बोलते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ और अच्छी चीजें सरकार को करनी होंगी। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। जो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया था ना, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी से संबंधित, उस पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।